हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा देखिए, जैसा कि हमें बताया हम लोगों ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा है। अगर हम किसी भी लेवल की वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस V प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई। और यहां हमें पता है here V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ओमेगा बार ई इज द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल या फिर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, है एक्स ई क्या होता है हमारे पास एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। तो हम यहां देखिए बात करते हैं सिलेक्शन रूल के बारे में। सिलेक्शन रूल जैसे कि हम लोगों ने वाइब्रेशन में पढ़ा था, सिलेक्शन रूल क्या है हमारे पास, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। बेसिकली देखिए हम इसके अंदर कंसिडर क्या करते हैं, हम ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ V इज इक्वल टू 0 से लेकर V इज इक्वल टू 1 को ही कंसिडर करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के अंदर पॉपुलेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और पॉपुलेशन अगर मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांजिशन होगा ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में। और अगर मैं कंसिडर करना चाहूं V इज इक्वल टू 1 से लेकर V इज इक्वल टू 2 की तरफ ट्रांजिशन होगा, बट इंटेंसिटी जो होगी वो काफी वीक आएगी, जिसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। एंड हमें जो कंसिडर करना है वो कहां से कहां ट्रांजिशन को कंसिडर करना है, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल की तरफ। अब देखिए बेसिकली इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, जैसा कि हम लोगों ने रोटेशनल रमन में पढ़ा था, सेम ऐसे का ऐसे एक्सप्रेशन करना है। लेकिन सबसे पहले हमें एनर्जी चेंज निकालना है जब हम ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से कहां जा रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना है। और जैसा कि हमें पता है यही फॉर्मूला पुट करना है हमें, दैट मींस एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू द V इज इक्वल टू 1 माइनस एनर्जी फॉर द ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले V की वैल्यू पुट करेंगे हम 1, आफ्टर दैट पुट करेंगे 0, देन 1 प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस 1 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई। इसकी एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डिटेल में कैलकुलेट की है। और हमें पता है जब हम कभी भी ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल्स में जाते हैं तो हमारे पास जो ट्रांजिशन आता है उसे हमने क्या बोला था, दिस वन इज अ फंडामेंटल ट्रांजिशन। वो क्या होता है हमारे पास, फंडामेंटल ट्रांजिशन होता है। तो देखिए हम वही वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 0 प्लस हाफ ओमेगा बार ई। अब मैं V की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, 0 माइनस 0 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई। इस तरीके से कैलकुलेट करनी है और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी। मैं इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको कैलकुलेट करने के लिए तो हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसे देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ओमेगा बार ई इंटू 1 माइनस 2 एक्स ई। हम लोगों के पास जो रिप्रेजेंटेशन आ रही थी डेल्टा ई, कब, जब हम ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल से किधर जा रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल की तरफ। तो हमारा जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। अब देखिए इसको जब हम रेले लाइन, स्टोक्स या एंटी स्टोक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही सेम रिप्रेजेंटेशन जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी, एज इट इज। ये मान लीजिए अलग अलग लेवल्स हैं। ये हमारा कोई भी वर्चुअल लेवल है। मैंने एक h न्यू एनर्जी की रेडिएशन को इंसिडेंट किया है मॉलिक्यूल पे। लेट अस अज्यूम मॉलिक्यूल मेरा कहां है, ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल, अलग अलग वाइब्रेशन लेवल मान रहे हैं हम लोग। इस लेवल से कहां चला गया, इस वर्चुअल लेवल में चला गया, और वर्चुअल लेवल से एनर्जी को री एमिट कर रहा है और कहां आ रहा है, वापस से फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है। अब देखिए ये स्कैटर्ड, री एमिट मतलब स्कैटर्ड की एनर्जी निकालनी है मुझे। इतनी एनर्जी मैंने इंसिडेंट की थी। अब देखिए मुझे ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो एब्जॉर्ब की है उसमें से ये वाला अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो री एमिट की गई एनर्जी है उस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये है मेरे पास फाइनल स्टेट, ये मेरे पास है इनिशियल स्टेट, और दोनों का जो चेंज आएगा वो क्या है मेरे पास, डेल्टा ई। मींस क्या आएगा, एच न्यू माइनस डेल्टा ई। और जब कभी भी इंसिडेंट रेडिएशन से कम रेडिएशन की एनर्जी जब हमें मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइन। तो ये क्या है हमारे पास, स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको एच न्यू माइनस डेल्टा ई। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास मॉलिक्यूल जो है वो पहले से ही फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे है, उसको मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, वो कहां चला गया, वर्चुअल लेवल में चला गया। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी दिया है डिटेल में, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जैसे ही ये एनर्जी को री एमिट करेगा, मान लीजिए कहां आ रहा है, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में आ रहा है, ये कंसिडरेशन है डेल्टा वी इज इक्वल टू +1, क्योंकि देखिए डेल्टा वी फाइनल क्या है फर्स्ट, ये क्या है 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इस वाले केस में देखिए डेल्टा वी फाइनल क्या है, फर्स्ट से गया ग्राउंड में आ रहा है, देन फाइनल क्या है ग्राउंड 0 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1 आ रहा है। इसके केस में अगर आपको री एमिट की गई एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है, री एमिट रेडिएशन की एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, देखिए इंसिडेंट किया था आपने यहां से यहां तक का, प्लस अगर ये ऐड कर देंगे आप तो आपके पास यहां से यहां तक की री एमिट की गई एनर्जी आ जाएगी एच न्यू प्लस डेल्टा ई। ये किसकी करेस्पॉन्डेंस है, डेल्टा वी इज इक्वल टू -1 की करेस्पॉन्डेंस क्या है, एच न्यू प्लस डेल्टा ई। ये शो कर रहा है आपके पास स्टोक्स लाइन को, ये क्या शो कर रहा है आपके पास एंटी स्टोक्स लाइन को। अब देखिए इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको देखो मैं यहां शो कर रहा हूं एक बार, सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसके केस में देखो जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एच न्यू अगर मुझे स्टोक्स या एंटी स्टोक्स के लिए कैलकुलेट करना है क्या है, एच न्यू माइनस डेल्टा ई। अब मैं इसको एनर्जी के टर्म्स में ना लेकर मैं इसको वेव नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। तो देखिए जो स्कैटर्ड है, दिस वन इज स्कैटर्ड रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के टर्म्स में मान लीजिए मैंने ये इंसिडेंट की है न्यू बार एक्साइटेड, ये मैंने इंसिडेंट की है। अगर आप डेल्टा ई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मींस ये वाली अमाउंट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, माइनस ओमेगा बार ई इंटू 1 माइनस 2x ई सेंटीमीटर इनवर्स। देखिएगा और कुछ नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर एनर्जी लेते थे, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज इक्वल टू, ये मैंने इंसिडेंट किया था एच न्यू माइनस दिस वैल्यू। अब मैंने इसी को किसकी फॉर्म में लिया है, मैंने वेव नंबर के टर्म्स में लिया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो देखिए स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के टर्म्स में न्यू बार एक्साइटेड, ये मैंने इंसिडेंट की थी और इंसिडेंट से डेल्टा ई कम आ रहा है ना, डेल्टा ई हमने क्या कैलकुलेट किया है, न्यू बार इंटू 1 माइनस 2x ई। आगे ही हमारा ये किसके लिए आया है, इंसिडेंट से अगर लेस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर एमिट आउट होती है तो हमारे पास क्या आता है हमेशा स्टोक्स लाइन। तो ये स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी आ रही है वेव नंबर के टर्म्स में। दूसरा अगर हम एंटी स्टोक्स लाइन के लिए बात करें, न्यू बार एक्साइटेड, ध्यान रखिएगा न्यू बार एक्साइटेड इज द इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर के टर्म्स में, एक्साइटेड के टर्म्स में भी दे सकता है वो। देखिए प्लस डेल्टा ई, देन प्लस डेल्टा ई क्या है हमारे पास, ये वाला है ओमेगा बार ई माइनस 2x ई सेंटीमीटर इनवर्स। और जब स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी इंसिडेंट से जब ज्यादा आती है तो हमारे पास क्या मिलती है हमेशा, एंटी स्टोक्स लाइन। बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और एंड फाइनली अगर आप बात करते हैं रेले लाइन के बारे में, मींस जिस एनर्जी लेवल से वर्चुअल लेवल में गया है वापस से री एमिट करके उसी एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है, देन क्या आएगा हमारे पास, न्यू बार स्कैटर्ड इज इक्वल टू न्यू बार एक्साइटेड। ये जब आता है तो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेले लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रेले। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इसके केस में वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के केस में अगर आपको स्टोक्स और एंटी स्टोक्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो या वेव नंबर कैलकुलेट करना हो तो आप इन 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज की हेल्प से कैलकुलेट करवा सकते हैं। और इसको अगर हमें कलेक्टिवली लिखना हो तो कलेक्टिवली देखिए कैसे लिखते हैं, न्यू बार स्कैटर्ड इज इक्वल टू न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस ओमेगा बार ई इंटू 1 माइनस 2x ई। ये हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है प्लस साइन जो रिप्रेजेंट करता है एंटी स्टोक्स लाइन को, और माइनस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कलेक्टिवली अगर हम लिखना चाहें इस फॉर्मूला में तो हम कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं, न्यू बार स्कैटर्ड इज इक्वल टू न्यू बार एक्साइटेड प्लस माइनस ओमेगा बार ई इंटू 1 माइनस 2x ई। और यूनिट क्या है, यूनिट का ध्यान रखना है सेंटीमीटर इनवर्स। जो प्लस साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी स्टोक्स लाइन के लिए और माइनस साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
स्टॉक्स के लिए। तो देखिए सिंपली जैसा कि हम लोगों ने रोटेशनल में किया था, रोटेशनल में हम लोगों ने यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। सिमिलरली इसके केस में उसमें था हमारा b इंटू 4j प्लस 6, इस वाले में क्या है ओमेगा बार इंटू 1 माइनस 2xe, क्योंकि उस वाले में सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा j इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 2। अगर आपको रोटेशनल देखना है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। इस वाले में डेल्टा v क्या है हमारे पास 0 एंड प्लस माइनस 1, हमने क्या कंसिडर किया है, सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 को ही कंसिडर किया है। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बनता है किसके केस में, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के केस में। देखिए हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है उसको और करते हैं। दिस वन इज अ रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत काम आता है ये, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत काम आता है। तो देखिए ये रूल क्या होता है, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इफ द molecule have सेंटर ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री के लिए हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है, आप ग्रुप थ्योरी को देख सकते हैं। उसकी हमने जो वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं कि सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है, जिसमें एक छोटे से एग्जांपल से डिनोट कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका हम एक सेंटर पॉइंट डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने इसका सेंटर पॉइंट डिक्लेयर कर दिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर अगर सेम एटम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए इस डायरेक्शन जा रहे हैं तभी सेम एटम है, इधर जा रहे हैं तभी सेम एटम है, मींस ये वाला क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमिट्री, इसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, देखिए ये हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल है, ये हमने सेंटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इधर जा रहा हूं तो मेरे पास हाइड्रोजन है, लेकिन इधर जा रहा हूं क्या मेरे पास हाइड्रोजन है, नहीं है। इधर जा रहा हूं हाइड्रोजन है क्या, इधर जा रहा हूं हाइड्रोजन है, नहीं है। मींस इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या है, एब्सेंट है। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको ऑपोजिट, इसीलिए एक सेंटर पॉइंट को डिक्लेयर करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपके पास सेम एटम मिलते हैं दैट मींस उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है देन ऑल द IR एक्टिव मोड्स will be Raman inactive, will be Raman inactive, and all the IR inactive modes will be, sorry, IR inactive modes will be Raman active। तो देखिए जनरली जितने भी IR एक्टिव मोड्स होंगे वो क्या होंगे, रमन इनएक्टिव, और जो भी रमन इनएक्टिव होंगे वो क्या होंगे आपके पास IR इनएक्टिव। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मुझे अलग अलग वाइब्रेशन दे रखे हैं लाइक दैट, एक मुझे दे रखा है सिमेट्रिक स्ट्रेच, सिमेट्रिक बेंडिंग, और एक दे रखा है मुझे एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अगर मान लीजिए ये दे रखा है IR, ये दे रखा है मुझे किसके लिए, रमन के लिए, देन बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के अंदर अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, उस केस में सिमिट्रिक स्ट्रेचिंग मोड अगर मान लीजिए IR एक्टिव है तो रमन क्या होगा, इनएक्टिव। सिमेट्रिक बेंडिंग अगर IR इनएक्टिव है, जिसमें एक अज्यूम कर रहा हूं कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, मान लीजिए सिमेट्रिक बेंडिंग है, ये इनएक्टिव है, तो रमन क्या होगा, एक्टिव होगा, रमन एक्टिव। और एसिमेट्रिक स्ट्रेच में मान लीजिए ये इनएक्टिव है एसिमेट्रिक स्ट्रेच में, तो ये वाला क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने लिया था, मान लीजिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो अगर IR एक्टिव है तो वो रमन क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और अगर उसका सिमेट्रिक बेंडिंग IR इनएक्टिव है तो रमन एक्टिव होगा, और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग IR इनएक्टिव है तो वो रमन क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है, ये केस दे रखा है कि ये इनएक्टिव है, ठीक है, और ये भी इनएक्टिव है, या फिर आपको दे रखा है ये एक्टिव है और ये भी क्या दे रखा है आपको, एक्टिव है। तो जनरली इन दो डाटास को देखकर आप इतना तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि
IR क्या है, इनएक्टिव, रमन भी क्या है, इनएक्टिव। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता तो एक मोड क्या है, इनएक्टिव, तो दूसरा क्या होता है, एक्टिव। अगर दोनों ही मोड इनएक्टिव है या फिर दोनों ही मोड एक्टिव है, उससे आप जनरली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। देन ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था, इससे हमारे पास स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन निकल के आता है। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट, गेट और जैम में, कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। कई बार क्वेश्चन गिवन होता है कि आपको ये डाटा मिलेगा या फिर आपको PR लाइंस या फिर PQR लाइंस, जैसा कि हम लोगों ने वाइब्रेशन में पढ़ा था पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, वो भी दे सकता है, उससे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा। तो इससे अगले वाला जो लेक्चर रहेगा, छोटा सा लेक्चर है बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।